टूटे हुए वॉल्ट के बीच माहौल तना हुआ है और सिंक्लेयर उंगली उठाकर सीधा डेमियन डे बोर्जवा पर आरोप जड़ देती है। वही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है, वही जिसने नाइट हाउंड और सेंटेस दोनों को जानबूझकर यहाँ फंसाया। डेमियन की आंखों में एक पल के लिए झटका उभरता है। पसीना उसकी कनपटी से नीचे फिसलता है जब वो ये आरोप सुनता है। खुद को संभालते हुए वो तलवार नीचे करता है और बोलता है कि ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तलवार रखते ही वो झट से एक कहानी गढ़ देता है। बताता है कि राजधानी इस वक्त फेक करेंसी के झगड़े में उलझी हुई है। वो कहता है कि वो बस बार्थोलोम्यू से इस इश्यू पर बात करने आया था और सख्त लहजे में जोड़ता है कि बिना प्रूफ ऐसे बेवकूफ़ाना आरोप मत लगाओ। अंदर ही अंदर वो सोचता है, लड़की तेज है लेकिन फिलहाल उसके पास सिर्फ शक है, अभी छोड़ देना ही सही है। इसके बाद डेमियन घूमकर आगे बढ़ जाता है, जैसे बातचीत यहीं खत्म हो गई हो। सिंक्लेयर बाहर से मानती हुई दिखती है, हल्के से बुदबुदाती है कि ठीक है, और उसकी नज़र जमीन की तरफ झुक जाती है जहां उसके पिता का कटा हुआ खून से सना सिर पड़ा होता है। उसके दिमाग में पिग्गी की आवाज़ गूंजती है, इतनी उत्सुकता से पूछता हुआ कि तुम बुर्जुआ परिवार के मुखिया से क्या पूछने वाली हो। वो सोचती है, एक सवाल जो वो हमेशा अपने पिता से पूछना चाहती थी, और अब वो मौका हमेशा के लिए चला गया। अचानक डेमियन रुक जाता है। पीछे से उसकी आवाज़ आती है, क्या तुम्हारा सवाल ये था? वाई डिड यू अबैंडन मी? सिंक्लेयर की आंखें फैल जाती हैं। वो पलटता है। अब उसके चेहरे पर अजीब सा दर्द और समझ है। वो बताता है कि उसकी बेटी जूलियट ने भी कभी उसे यही सवाल पूछा था जब उसे फैमिली की सक्सेशन ट्रायल के लिए कॉमनर बनाकर भेजा गया था। जूलियट का नाम सुनते ही सिंक्लेयर सिहर जाती है। एक पुरानी याद उभरती है, जब वो और छोटी जूलियट साथ थे, जैसे किसी भूली हुई डोर ने दोनों कजिन्स को फिर से जोड़ दिया। उसकी रिएक्शन देखकर डेमियन भी चौंक जाता है। चेहरे पर डिसबिलीफ साफ झलकता है जब उसे एहसास होता है कि शायद ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। वो दांत भींच लेता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और उदासी एक साथ उभर आते हैं। सिंक्लेयर की तरफ देखते हुए वो ठोस लहजे में कहता है, सच ये है कि तुम्हारे पिता या बुर्जुआ परिवार ने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं। डेमियन फिर अपने परिवार के कोर बिलीफ समझाने लगता है। उनका मोटो है, बी नॉट बी सीन। वो कहता है कि यही सक्सेशन ट्रायल का असली मतलब है, जहां हेयर्स को कैपिटल में बिना माँ बाप की मदद के अपने दम पर सरवाइव करना होता है। वो जोड़ता है कि यह फैमिली का बेसिक रूल है, जो उसे बहुत पहले समझाया जाना चाहिए था, और मन ही मन सोचता है कि बार्थोलोम्यू ने ये बात उसे क्यों नहीं बताई। सिंक्लेयर बिल्कुल चुप रहती है। उसकी पर्पल आंखें अनरीडेबल हैं जब वो इस जिंदगी पलट देने वाली सच्चाई को पचाने की कोशिश करती है। ये सब सुनकर उसका दिमाग उलझ जाता है। उसकी आंखें डर से खुली रह जाती हैं। वो हर चीज पर सवाल करने लगती है। क्या जिसने उसे छोड़ा वो उसका पिता नहीं बल्कि कोई डीमन था? क्या जिस आदमी को उसने पिता माना वो शुरू से डीमन ही था? ये टकराती हुई तस्वीरें उसे अंदर से तोड़ती हैं। एक तरफ ठंडी फर्श पर बैठी उसकी मासूम बचपन की याद, और दूसरी तरफ उसका पिता, डिमोनिक ताकत से विकृत चेहरा। वो खुद से सवाल करने लगती है, कहीं वो डीमन था ही नहीं? कहीं ये सब बस एक हेलुसिनेशन तो नहीं था? टूटी हुई हालत में उसका दिमाग सच और झूठ के बीच की लकीर पहचान ही नहीं पा रहा था। इसी उलझन में नाइट हाउंड के आखिरी शब्द उसके दिमाग में गूंजते हैं, तुमने जो देखने, सुनने और मानने का फैसला किया वही तुम्हारा सच होगा। यही शब्द उसके लिए रास्ता बन जाते हैं और उसके अंदर एक नई ठान जन्म लेती है। उसे फिर से उससे मिलना होगा, तभी सच्चाई सामने आएगी। हकीकत में लौटते ही अंदर का तूफान ठंडी, मजबूत डिटर्मिनेशन में बदल जाता है। वो जमीन पर पड़े कटे सिर से नजर हटाकर अपने पिता को खामोश आखिरी अलविदा कहती है। डेमियन के पास से गुजरते हुए उसके चारों तरफ तेज गोल्डन ऑरा फूट पड़ती है। उसकी आंखें नए मकसद से चमक उठती हैं और वो ऐलान करती है कि वही इस परिवार की अगली लीडर बनेगी। उसी वक्त एस्टेट में अफरा तफरी मची हुई है। अलार्म्स चीख रहे हैं, गार्ड्स असैसिन को ढूंढते हुए चिल्ला रहे हैं। नाइट हाउंड ज्यादा दूर नहीं गया होगा। एक रूफटॉप पर ऊंचाई से नाइट हाउंड और घायल डोलोरेस दिखाई देते हैं। वो बताता है कि सिक्योरिटी अब और टाइट होती जा रही है। डोलोरेस की चिंता कहीं और अटकी हुई है। वो नाइट हाउंड की तरफ देखकर बेचैनी से कहती है कि वो सिंक्लेयर के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही। पूछती है, क्या हमने सही किया उसे वहां अकेला छोड़कर? नाइट हाउंड उसे रियश्योर करने की कोशिश करता है। कहता है कि सिंक्लेयर को दोषी ठहराए जाने की चिंता मत करो। भले ही वो वहां मौजूद थी, उसे अकॉम्प्लिस नहीं माना जाएगा। वो याद दिलाता है कि डेमियन पहले ही ऑफिशियल स्टोरी सेट कर चुका है। नाइट हाउंड ने सेंटेस को हॉस्टेज बनाया, पेट्रियार्क को मार डाला, और डेमियन बन गया ब्रेव विटनेस। वो जोड़ता है कि सिंक्लेयर जैसी स्मार्ट लड़की जो उसने सच देखा, वो किसी को बताकर खुद को पागल साबित नहीं करेगी। डोलोरेस एक पल के लिए चुप हो जाती है। नाइट हाउंड पूछता है, अब कुओ वैडिस और बुर्जुआ के अलायंस में बचा ही क्या है? वो खुद ही गंभीर चेहरा बनाकर जवाब दे देता है, उनका आखिरी दुश्मन हम्बर्ट।
उसके दिमाग में बार्थोलोम्यू की बात चमकती है। जब उसने कार्डिनल हम्बर्ट की हालिया विजिट का जिक्र किया था, और वो पक्के यकीन से कहती है, हाँ वही बचा है। छत पर खड़ी डोलोरेस मजबूती से कहती है कि उसे कार्डिनल हम्बर्ट से मिलना होगा। उससे पूछताछ करनी होगी कि डीमन बेलियल से उसने क्या बात की थी। बोलते हुए उसका शरीर हल्का कांपता है। वो अपनी बाहें खुद के चारों तरफ कस लेती है। नाइट हाउंड कुछ पल खामोशी से उसकी बेचैनी देखता रहता है, फिर बोलता है। वो उसके सामने बैठता है और धीरे से पूछता है, क्या तुम हम्बर्ट से डरती हो? डोलोरेस पहले चुप रहती है, फिर गहरी सांस छोड़ती है। वो मान लेती है कि अजीब बात है। एक पावरफुल डीमन से लड़कर वो अपने डर से बाहर आ गई। एक सच्ची अवेकनिंग भी मिली। फिर भी अपने असली पिता से वो आज तक डरती है। उसके पास बैठे नाइट हुंड नरमी से सिर हिलाता है और कहता है कि उसके एहसास बिल्कुल भी गलत नहीं है। उसकी अनपेक्षित दया से डोलोरेस की आंखें भर आती हैं। रोते हुए उसकी प्यूपिल्स में छोटे छोटे होली क्रॉसेस उभरते दिखाई देते हैं। आंसू पोंछते हुए वो पूछती है कि क्या वो उसकी कहानी सुनेंगे। वो कहती है कि ये पहली बार है जब वो किसी से ये सब शेयर कर रही है, और ये उसके लिए आसान नहीं है। फिर वो अपनी सच्चाई बताना शुरू करती है और एक चौंकाने वाली बात कहती है। जैसा आप सोच रहे होंगे, कार्डिनल हम्बर्ट उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है। एक फ्लैशबैक में छोटे हम्बर्ट को एक नन्ही डोलोरेस को गोद में उठाए दिखाया जाता है। वो बताती है कि उसकी डिवाइन पावर्स देखकर हम्बर्ट ने उसे बचपन में ही नोटिस कर लिया और अडॉप्ट कर लिया। वो बताती है कि हम्बर्ट की पब्लिक इमेज बेदाग थी। पावरफुल फैमिली से, पोप के बाद सबसे ज्यादा ताकत रखने वाला आदमी, और फॉलोअर्स की कोई कमी नहीं। ऐसे परफेक्ट और डोमिनेंट इंसान के सामने उसे पूरी तरह ओबीडिएंट बनकर रहना पड़ा। एक स्ट्राइकिंग इमेज में वो वुडन पपेट की तरह दिखाई देती है। ऊपर से एक विशाल हाथ उसकी हर हरकत कंट्रोल कर रहा है। उसे बस एक खूबसूरत पपेट बनकर रहना था, बिना सवाल, बिना विरोध। बगावत के अंजाम साफ दिखते हैं जब इमेज बदलकर उस टूटे पपेट को जमीन पर पड़ा दिखाया जाता है। वर्तमान में लौटते हुए एक आंसू उसके गाल से फिसलता है, लेकिन अब उसके चेहरे पर सिर्फ डर नहीं है। वो कहती है कि अब सब ठीक है। नाइट हाउंड से मिलने के बाद उसे हिम्मत मिली कि वो उस कंट्रोल से बाहर निकल सके जिसने उसकी पूरी जिंदगी जकड़ रखी थी। बोलते बोलते उसके चेहरे पर सच्ची राहत और कृतज्ञता भरी मुस्कान फैल जाती है। चांदनी में बैठी वो पहली बार खुद को आजाद महसूस करती है। नाइट हाउंड जब उसकी पपेट जैसी जिंदगी की कहानी सुनता है तो वो भी अंदर तक हिल जाता है। उसका शौक साफ दिखता है, आंखें नई समझ के साथ फैल जाती। वो अपनी और उसकी जिंदगी की सिमिलैरिटीज पर सोचता है। हालात अलग थे, लेकिन कंट्रोल्ड पपेट की ये कहानी उसकी पुरानी लाइफ से बहुत मिलती थी, जहां वो खुद एक हंटिंग डॉग था, ऑर्डर्स में बंधा, बिना मकसद जाने। उसे एहसास होता है कि वो भी एक लीश से बंधी हुई थी। ये साझा दर्द उसकी रिजॉल्व को और मजबूत कर देता है, उसके लिए और बाकी बुराई की जड़ों को काटने के लिए। उसे पता है कि कार्डिनल हम्बर्ट से उसका सामना तय है। सीन अचानक एक अंधेरे, उथल पुथल भरे जंगल में पहुंचता है। रात का वक्त है। एक कैरेज पूरी तरह तबाह होकर पलटी पड़ी है। चारों तरफ खून फैला है। एक ब्रूटल एम्बुश का नजारा। कार्डिनल हम्बर्ट वहां से जान बचाकर भागता हुआ दिखता है, सांसें टूटी हुई, डर में डूबा। खून उसके चेहरे से बह रहा है और वो पैनिक में चिल्लाते हुए अपनी किस्मत को कोस रहा है। वो बेशर्मी से चीखता है कि उसे कुछ भी नहीं पता था। वो पूरी तरह इग्नोरेंट था। एक फ्लैशबैक में उसकी दहशत की वजह सामने आती है। कुछ कल्ट लीडर्स की हालिया मौतों ने उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को उजागर कर दिया था जो ओल्ड टेस्टामेंट फैक्शन ऑफ क्वो वादिस को बुर्जुआ परिवार से जोड़ती थी। डर के मारे कि इन्वेस्टिगेशन में उसका नाम आ जाएगा, वो बार्थोलोम्यू के पास पहुंचा। उसने पेट्रियार्क को धमकाने की कोशिश की। कहा कि अगर उसे गिरफ्तार किया गया तो वो सब कुछ उगल देगा। लेकिन जैसे ही बार्थोलोम्यू के चेहरे पर वो डरावनी डिमोनिक ग्रिन फैली, हम्बर्ट समझ गया कि उसकी धमकी बेकार है। बार्थोलोम्यू कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे डराया जा सके। वो एक डीमन था। मेमोरी आगे बढ़ती है। हक्का बक्का हम्बर्ट कुर्सी से गिरता है, पछतावे में अपनी जान की भीख मांगता है और मान लेता है कि वो गलत था। बार्थोलोम्यू हाथ में घूमती गाढ़ी पर्पल एनर्जी के साथ उस कमजोर इंसान को जिंदा रहने का एक मौका देने का फैसला करता है। एक भयानक हंसी के साथ वो एक अजीब धड़कता हुआ येलो ऑर्ब बुलाता है, जिसके बीच एक आंख होती है, और कहता है, मुसीबत आए तो इसे इस्तेमाल करना। ये काला तोहफा देकर बार्थोलोम्यू उसकी जान छोड़ देता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और वही डिमोनिक आईबॉल अब हम्बर्ट के कांपते हाथों में दिखाई देता है। वापस अंधेरे जंगल में जान बचाकर भागता कार्डिनल हम्बर्ट अब भी डर में है, और धीरे धीरे वो वही डिमोनिक आईबॉल बाहर निकालता है जो बार्थोलोम्यू ने दिया था। छाती पकड़ते हुए वो उस शापित तोहफे के बारे में सोचता है। अब यही उसकी आखिरी सर्वाइवल होप है। ठीक उसी पल जब वो उसे एक्टिवेट करने वाला होता है, एक चमकता हुआ विप जैसा ऑब्जेक्ट हवा चीरता हुआ उसकी तरफ आता है। उसे रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता।
पर्पल एनर्जी से चमकता वो विप घूमता हुआ आता है और क्लीनली उसकी कलाई से हाथ काट देता है। हम्बर्ट कुछ सेकंड खाली नजर से नीचे देखता है, समझ नहीं पाता क्या हुआ। फिर दर्द उसे जकड़ लेता है जब कटे स्टंप से खून फूट पड़ता है और उसके मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकलती है। घुटनों पर गिरकर खून बहते जख्म को पकड़े हुए उसके सामने अचानक एक नई शख्सियत खड़ी होती है। लंबे लाइट ब्लू बालों वाली, चेहरे पर अजीब ब्लाइंड फोल्ड मास्क पहने एक औरत उसे नीचे देखते हुए आराम से कहती कि उसका इरादा बस हाथ में पकड़ा ऑब्जेक्ट लेने का था, लेकिन लगता है पूरा हाथ ही कट गया। वो कटा हुआ हाथ उठाती है और उसमें अब भी वही डेमोनिक ऑर्ब जकड़ा हुआ है। दर्द और सदमे में टूटा हुआ हम्बर्ट चीख उठता है कि वो ऑब्जेक्ट उसी का है और लगभग गिड़गिड़ाते हुए चिल्लाता है कि कोई उसे छुए भी नहीं। अब खून से सनी तलवार और विप जैसे हथियार थामे वो औरत उसके ऊपर झुकती है, खुद को एमएस ओरोबोरोस बताते हुए वो मजाकिया लहजे में उसके जिंदगी के पाप गिनाने लगती है। वो पूछती है, जो आदमी खुद को भगवान का सेवक कहता है वो रिश्वत कैसे ले सकता है, बच्चों की तस्करी कैसे कर सकता है, और अब डीमंस के साथ सौदे भी। चेहरे पर सिनिस्टर मुस्कान लाकर वो जोड़ती है कि इतने बुरे होने के बावजूद वो बोरिंग नहीं है। असल में उसे ऐसे क्रिमिनल्स कलेक्ट करना पसंद है। उसकी बातें हम्बर्ट के अंदर एक नई ठंडी दहशत भर देती हैं। वो हकलाते हुए पूछता है, कलेक्ट मतलब क्या? जवाब में उसकी विप फटकार मारते हुए निकलती है और कसकर उसके गले में लिपट जाती है। एक जोरदार झटके में वो उसे जमीन से उठाकर हवा में उछाल देती है और उसे एक ऊंचे पेड़ की डाल से लटका देती है। दम घुटते हुए वो कहती है कि अब वो उसे ट्रेन करेगी ताकि वो ओल्ड एज के लिए तैयार हो सके। हाँफता हुआ हम्बर्ट पूछता है, ओल्ड एज से तुम्हारा मतलब क्या है? ओरोबोरोस डैमनिक आईबॉल को हाथ में घुमाते हुए सांप जैसी जीभ से होंठ चाटती है और शिकारी नजरों से उसे घूरती है। आखिरी डरावनी लाइन में वो साफ कर देती है, वो एज ऑफ वॉर की बात कर रही है, वो दौर जहां सिर्फ सच में स्ट्रांग लोग ही जिंदा रहते थे।